नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सब मजे में होंगे। और आज हम जिस महामारी का सामना कर रहे हैं उससे बचने के लिए हमें 3 महत्वपूर्ण बातें हमेशा याद रखनी है। पहली जो बात है कि मास्क सही तरीके से पहनना है। दूसरी जो बात है कि बार बार अपने हाथों को धोना है, स्वच्छ रखना है। और तीसरी जो बात है कि हर एक जगह पर 6 फीट की दूरी बनाकर रखनी है। तो मैं मानता हूँ आप ज़रूर इन बातों का ध्यान रखते ही होंगे। बच्चों, आज हम आपसे जुड़ी हुई एक कहानी पढ़ने वाले हैं। वैसे तो आपने कई सारी कहानियाँ सुनी होगी और कहानी सुनना तो सबको अच्छा लगता है ना। हाँ, तो आज की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाने वाला हूँ, तो हो जाइए तैयार और ध्यान से इस कहानी को सुनिए। सुंदरपुर नाम का एक गांव था जो बड़े पहाड़ों से घिरा हुआ था, यानी कि पहाड़ों के बीच ये गांव स्थित था। और उस गांव में ज़्यादातर किसान लोग रहते थे जो कृषि के जरिए यानी कि खेती के जरिए अपना जीवन निर्वाह करते थे। उस गांव में डाकुओं की बड़ी परेशानी थी, क्योंकि उस गांव के आसपास जो पर्वत थे उसमें डाकुओं रहते थे। और जब उनको धन की आवश्यकता होती थी, अन्न की आवश्यकता होती थी, तो वह गांव पर चढ़ाई करते थे और सारा माल सामान लूट के चले जाते थे। और ऐसा ही एक दिन हुआ कि गांव में डाकुओं ने चिट्ठी भेजी और चिट्ठी सरपंच के नाम थी। सरपंच ने चिट्ठी प्राप्त की। सरपंच ने चिट्ठी पाते ही शाम को सारे गांव के व्यक्तियों को इकट्ठा किया और वहाँ चिट्ठी खोली गई, चिट्ठी पढ़ी गई। तो चिट्ठी में लिखा था, दान और पैसे तैयार रखिएगा, हम लोग आज रात आ रहे हैं। और ये सुनकर सारे लोग घबरा गए, सोचने लगे कि अब क्या करें, हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि इन डाकुओं से बचा जा सके। और ये बार बार की जो हैरानी थी, परेशानी थी, उसका कोई उपाय कौन बता सकता है या उसका उपाय क्या हो सकता है। ये चर्चा के बीच ही वहाँ जो लोग बैठे थे उसमें से एक युवक खड़ा हुआ और उसने अपना हाथ ऊंचा करके बताया कि इन डाकुओं से मुक्ति पाने के लिए मैंने एक युक्ति सोची है। सब लोग उसकी ओर देखने लगे कि भाई ये लड़का इन डाकुओं का सामना कैसे कर सकता है। तो सबने कहा कि भाई तुम अकेले उन डाकुओं का सामना कैसे कर सकते हो, डाकुओं को कैसे भगा सकते हो। लेकिन सरपंच ने सबको समझाया कि अभी आप अपनी जो भी बात है बाद में बताइएगा, पहले ये जो लड़का है, और उस लड़के का नाम पोलो था, कि वह हमें क्या कहना चाहता है, पहले हमें उसकी बात जरूर सुननी चाहिए कि भाई उसने कौन सी युक्ति सोची है। तो सरपंच के कहने पर सब लोग शांत हो गए। पोलो ने अपनी बात प्रस्तुत की। उसने कहा कि मैंने युक्ति सोची है कि जिसमें हम डाकुओं को एक सबक सिखला सकते हैं और उसके बाद शायद ये डाकू हमारे गांव पर हमला भी नहीं कर सकते। लेकिन उसके लिए मुझे 10-15 ऐसे चपल और शक्तिशाली व्यक्तियों का साथ चाहिए जो गांव देगा। सरपंच ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें गांव में से ऐसे चपल और शक्तिशाली 10-15 युवक तुम्हारे साथ जुड़ने के लिए दे दूंगा। गांव ने सोचा कि ठीक है। सरपंच ने भी कहा ठीक है कि आज के दिन पोलो को अपनी इस युक्ति आजमाने का अवसर जरूर देना चाहिए। और पोलो अपने जो 10 साथी मिलने वाले थे, 15 साथी मिलने वाले थे, उनको साथ लेकर सबको इकट्ठा किया और सबको अपनी युक्ति समझाई कि हमें इस प्रकार से ये करना है। और अपनी युक्ति को सफल बनाने के लिए पोलो ने और उसके साथियों ने अपने साथ लाठियां ली, रस्सी ली और लोहे के तार भी ले लिए। और जब शाम हुई, रात हुई, तो सब लोग गांव का जो प्रवेश द्वार था, सब लोग यानी कि पोलो और उसके साथी गांव का जो प्रवेश द्वार था वहां चले गए। और वहां जो रास्ता शुरू होता था, यानी कि गांव का जो प्रवेश द्वार था, वहां जो रास्ता था, और उसके दोनों छोर पर, दोनों किनारे पर जो पेड़ लगे हुए थे, उन पेड़ों के साथ लोहे के तार बांध दिए और कई सारे तार
से 2 पेड़ों को इस प्रकार से जोड़ दिया है कि ताकि रास्ता बंद हो जाए। और जब डाकू अपने घोड़े पर सवार होकर वहां आए और घोड़े दौड़ रहे थे और रात के अंधेरे के कारण उनको तार नहीं दिख रहा था, और जब लोहे का तार नहीं दिखा तो सारे डाकू घोड़ों समेत लोहे के तारों से टकराए और वहीं पर घोड़ों समेत गिर गए। और उस वक्त पोलो और उसके साथी उन्हीं पेड़ों के पीछे छिपे हुए थे। जैसे ही डाकू गिरे वो पेड़ों के पीछे से बाहर आए और उनको पकड़कर रस्सियों के सहारे पेड़ों के साथ बांध दिया, और तुरंत गांव में ये संदेश भी भेज दिया कि भाई हमने ऐसा किया है। तुरंत गांव वाले आए, सरपंच जी आए और तुरंत उन्होंने पुलिस को ये समाचार दिए कि भाई इस प्रकार से यहाँ पर हमने डाकुओं को पकड़ लिया है, बांधे रखा है। और तुरंत पुलिस भी वहाँ आ गई और उन डाकुओं को पकड़कर अपने साथ जेल में ले गई। तो बाल दोस्तों, कहानी छोटी है, लेकिन इस कहानी में आपने ये समझने का, देखने का प्रयत्न किया कि पोलो एक ऐसा लड़का कि जिसकी एक ही युक्ति से पूरे गांव को ये जो समस्या थी उससे छुटकारा मिल गया, और उसके बाद सारे गांव वाले हर्षोल्लास से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। न कभी चिट्ठी आई, न कभी कुछ चिंता थी। तो ये पोलो एक लड़का था, लेकिन एक ही लड़के इस प्रकार की युक्ति ने सारे गांव को किस प्रकार से आज़ादी दे दी, यह हमें इस कहानी से पता चलता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी पढ़ने वाले हैं। शायद आपको पता भी चल गया होगा कि आज हम कौन सी कहानी पढ़ने वाले हैं। हाँ, आज हम ये कहानी पढ़ने वाले हैं जिसका शीर्षक है दुमदुमा गांव के बच्चे, है ना। इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा था कि मैं आज आपको आपसे जुड़ी हुई कहानी सुनाने वाला हूं। और आज हम जो कहानी पढ़ने वाले हैं उसमें भी आपके जैसे बच्चों ने ही एक जादू किया। अब जादू किस प्रकार से किया ये जानने के लिए आइए सबसे पहले हम इस कहानी का श्रवण करते हैं। तो मेरे साथ आपको भी सुनना है, साथ ही साथ पढ़ना है। आप भी किताब लेकर जरूर बैठे होंगे, तो किताब में देखते जाइए, सुनते और पढ़ते भी जाइए। इकाई 12, दुमदुमा गांव के बच्चे। बच्चों में अपार क्षमता होती है, उनमें स्वयं कुछ करने की लगन पैदा करना आवश्यक है। और प्रस्तुत कहानी में दुमदुमा गांव के लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए बच्चे कैसे कदम उठाते हैं उसका निरूपण किया है। तो आइए अब कहानी को पढ़ते हैं। यह दुमदुमा गांव है। यहां हमेशा पानी की कमी रहती थी। खेत सूख जाते, लोग परेशान रहते, पर कोई उपाय नहीं कर पाते थे। बच्चे पानी में खेलना चाहते, तैरना चाहते, पर कहां। एक दिन बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठा हुए। उन्होंने पानी की कमी दूर करने की सोची। मैं बादलों से प्रार्थना करूंगा रोज बरसो, बिल्लू बोला। बादल रोज कैसे बरस सकते हैं, महिमा बोली। तब फिर क्या हो, सब सोचने लगे। क्यों न एक बड़ा सा गड्ढा खोदे जिसमें बारिश का खूब सारा पानी भर जाए, रजिया बोली। हाँ हाँ, यही ठीक है, सारे बच्चे बोले। फिर बच्चे लाए फावड़े, कड़ाही, कुदाले और तसले। वे जमीन खोदते रहे, मिट्टी डोते रहे, बाहर फेंकते रहे। बच्चों को काम करते हुए गांव वालों ने देखा। वे भी बच्चों के साथ काम करने में जुट गए। इस तरह बना एक बड़ा सा तालाब। बरसात में उस तालाब में पानी भरा। पानी से खेतों की सिंचाई हुई। खेतों में मक्का और धान लहलहाए। लोग खुश हुए और बच्चे पानी में छपाछप खूब नहाए। सोचते हैं कि भाई किस प्रकार से हमें पानी में तैरने को मिलेगा, नहाने को मिलेगा। और एक दिन उनकी सोच काम कर गई कि जिस गांव में पानी के बगैर खेत सूख जाते थे, लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिलता था, वहां पर बच्चों की एक ही सोच ने एक जादू कर दिया कि गांव में एक बड़ा सा तालाब बन गया। और तालाब से गांव में
पानी मिलने लगा, खेतों में सिंचाई होने लगी और बच्चे भी वहाँ छपाछप नहाने लगे। लेकिन ये युक्ति किसने सोची? तो बच्चों ने, है ना। तो यहाँ पर हमें इन बच्चों से ये भी सीखना है कि आप भी भले बच्चे हैं, लेकिन आपके दिमाग में भी ऐसी कई सारी युक्तियाँ आती हैं, तो आपको भी सोचना है। तो अब आइए, हमने इकाई का तो यहाँ श्रवण कर लिया है, पठन किया है, लेकिन इस इकाई से जुड़ा हुआ एक छोटा सा वीडियो भी देखते हैं। यह दुमदुमा गांव है। यहां हमेशा पानी की कमी रहती थी। खेत सूख जाते, लोग परेशान रहते। बच्चे पानी में खेलना चाहते, तैरना चाहते, पर कहां। एक दिन बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठा हुए। उन्होंने पानी की कमी दूर करने की सोची। मैं बादलों से प्रार्थना करूंगा, रोज बरसो। बादल रोज कैसे बरस सकते हैं? तब फिर क्या हो, सब सोचने लगे। क्यों ना एक बड़ा सा गड्ढा खोदे जिसमें बारिश का खूब सारा पानी भर जाए। हाँ हाँ, यही ठीक है। फिर बच्चे लाए फावड़े, कढ़ाई, कुदाले और तसले। वे जमीन खोदते रहे, मिट्टी ढोते रहे, बाहर फेंकते रहे। बच्चों को काम करते हुए गांव वालों ने देखा। वे भी बच्चों के साथ काम करने में जुट गए। इस तरह बना एक बड़ा सा तालाब। बरसात ने उस तालाब में पानी भरा। पानी से खेतों की सिंचाई हुई। खेतों में मक्का और धान लहलहाए। लोग खुश हुए और बच्चे पानी में छपाछप खूब नहाए। बाल दोस्तों, वीडियो देखा ना आपने? बहुत मजा आया होगा कि किस प्रकार से इन बच्चों ने फावड़े, कुदाल, तसले सब इकट्ठा करके क्या बना दिया? एक बड़ा सा गड्ढा। तो ये सारा काम इन लोगों ने अपनी मेहनत से किया और उनकी मेहनत सफल हुई और उनके गांव में एक तालाब आ गया, यानी कि तालाब बन गया और पानी की जो दिक्कत थी, पानी की जो किल्लत थी, वह हमेशा के लिए समाप्त हो गई, खत्म हो गई। तो बाल दोस्तों, ये कहानी छोटी सी है, उसके बावजूद हमें ये बड़ी सीख देती है कि हम भी हमारे जीवन में किस प्रकार से समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं और मेरी जो समस्या है उसका हल मुझे ही सोचना है। तो यहाँ पर हमें ये सोचना है, ये समझना भी है कि हमारी हर एक समस्या का उपाय, उसकी जो युक्ति है वह हमें सोचनी है और हम ही हमारी समस्या को हल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से हम कभी भी अपनी समस्या से मुक्ति नहीं पा सकते, है ना। तो आइए, अब इस इकाई में हमने कुछ नए शब्द भी देखे हैं, तो उनके अर्थ भी यहाँ पर जान लेते हैं। तो देखिए, प्रार्थना, तो उसका अर्थ होता है उपासना या विनती। पानी, तो जल, नीर। कमी यानी कि अभाव। जिस प्रकार से इस गांव में पानी की कमी थी, यानी कि पानी का क्या था? अभाव था। कमी अर्थात अभाव। परेशान, कौन परेशान था? तो पूरा गांव। क्यों परेशान था? तो पानी की किल्लत थी, पानी नहीं मिल रहा था। परेशान यानी कि दुखी था, व्याकुल था, और गांव के हर एक व्यक्ति को दुख था, व्याकुल थे कि हमारे गांव में पानी की सुविधा नहीं है। उपाय यानी कि युक्ति, तरकीब, और ये किसने सोची? हाँ, रजिया ने सबको ये बताया कि क्यों ना हम एक गड्ढा खोदें कि जिसमें बारिश आने पर पानी भर जाएगा और इस प्रकार से ये गड्ढा एक बड़े तालाब में परिवर्तित हो गया। बारिश, बारिश से हम परिचित है, जिसको वर्षा या बरसात भी कह सकते हैं। धान, यहाँ पर आपने अंत में देखा, तो धान का अर्थ होगा अन्न, या यहाँ पर इसका अर्थ किया गया है चावल। तो बाल दोस्तों, ये तो हमने कुछ शब्द देखे जो इकाई में थे। इसके अलावा भी इकाई में कुछ और भी शब्द दिए गए हैं, और रोजमर्रा की जो हमारी शब्दावली है उसमें तो आप इन शब्दों का गुजराती में ज़रूर उपयोग करते होंगे, और शायद आप अपनी वहाँ की बोली में
उसके लिए अन्य शब्द का प्रयोग भी करते होंगे, लेकिन हिंदी में उनके नाम क्या है, आइए ये भी जान लेते हैं। तो फावड़ा, अब आप सोचेंगे कि ये फावड़ा क्या आया। हमने इकाई में ये पढ़ा भी, सुना भी कि बच्चे फावड़े, तसले, कुदाले ये सब लेकर वहाँ पर आ गए थे, लेकिन ये फावड़ा का अर्थ क्या होगा। तो मैं आपको फावड़ा का चित्र दिखाता हूँ, आप देख रहे हैं और आपको तो पता है ना। आप खुश हो गए कि अरे मेरे घर पर भी है और मैं तो इसका हमेशा उपयोग करता हूँ। आपके पिताजी भी खेत में इसका उपयोग ज़रूर करते होंगे, है ना। हाँ, फावड़ा, और इसको आप गुजराती में जो कहते हैं वह है पावड़ो, सही है ना। और शायद कुछ लोग तो अन्य शब्द का प्रयोग भी कर रहे हैं, यानी कि आपके वहाँ की स्थानिक बोली में इसको अन्य नाम से भी आप जरूर जानते होंगे। दूसरा जो शब्द है वह है कुदाल, और कुदाल का अर्थ है, हाँ अब तो आप इसको जरूर पहचानते हैं, क्योंकि मिट्टी यानी कि गड्ढा बनाने के लिए हमें इसकी आवश्यकता ज़रूर होती है ना। और इसको हम गुजराती में कहते हैं तीकम। तसला, अब ये क्या होगा, तो इसका भी चित्र मैं आपको दिखाता हूँ। अरे ये तो सबके घर है ना। और इसको हम गुजराती में कहते हैं तगारू। तो इन शब्दों से आप भले ही परिचित ना हो, लेकिन अब आपको ये इन शब्दों के नाम हिंदी में क्या है ये पता चल गया है। इन चित्रों को हिंदी में या इन वस्तुओं को हिंदी में क्या कहते हैं पता चल गया है। तो अब आप जब भी हिंदी बोलते हैं तब आपको इन्हीं हिंदी नामों का ज़रूर प्रयोग करना है। फावड़ा, कुदाल, तसला, और एक शब्द प्रयोग में लिया गया टोकरी, मिट्टी फेंकने के लिए उसकी आवश्यकता पड़ती है। और एक शब्द है कढ़ाई, तो कढ़ाई। तो बाल दोस्तों, ये कुछ ऐसे शब्द थे कि जिनका हमें हिंदी में हमारी जो रोज़मर्रा की शब्दावली, यानी कि जब हम हिंदी बोलते हैं तब हमें इन शब्दों का भी ज़रूर इसी प्रकार से प्रयोग करना चाहिए। तो मैं मानता हूँ कि इस इकाई की समझ आप अच्छी तरह से प्राप्त कर चुके हैं, और कहानी छोटी है उसके बावजूद हमें बहुत बड़ा ये संदेश देती है। वैसे तो हमने इससे पहले ही एक इकाई पढ़ी थी और जिसका नाम था सच्चा बालक। उसमें सच्चाई का गुण था, अपनी माँ से हमेशा सच बोलने का वह लड़का सीखा था, है ना। हम ये पूरी कहानी पढ़ चुके हैं, और उसकी सच्चाई से प्रेरित होकर डाकुओं ने लूट चलाना हमेशा के लिए बंद कर दिया। तो ये भी एक बच्चे के कारण ही डाकुओं का जीवन परिवर्तन हुआ था। यहाँ पर स्थिति भिन्न है कि बच्चे अपनी युक्ति से गांव वालों को समस्या से मुक्त करते हैं, वहाँ एक बच्चा अपने सच के कारण डाकुओं से हमेशा सबको अपना माल सामान वापस दिलवाता है और डाकुओं का जीवन परिवर्तन भी करता है। तो हमें हिंदी तो सीखनी ही सीखनी है, साथ ही साथ ऐसी कहानियों से अब हम किस प्रकार से अपने गांव में बदलाव ला सकते हैं, या हमारे गांव में बदलाव आए उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको भी इकट्ठे होकर इस प्रकार से कुछ सोचना चाहिए कि अगर आपके गांव में पानी का व्यय होता है, जगह जगह पर कीचड़ है, पेड़ नहीं है, ज़्यादा गर्मी है, तो आप सब क्या कर सकते हैं, ये अब आपको ज़रूर सोचना है और अपने बड़ों को अपनी युक्तियाँ बतानी है और उनके साथ मिलकर उनका अमल भी अपने गांव में ज़रूर करना है। आइए इससे आगे बढ़े और वहाँ पर हमें एक चित्र का अवलोकन करना है और उसके बाद चित्र देखकर उसका वर्णन भी अपनी कॉपी में लिखना है। तो मैं पहले आपको एक चित्र दिखाता हूँ, पहले उसे गौर से देखिए, उसके बाद हम उसकी चर्चा भी करते हैं। बाल दोस्तों, यहाँ पर आप एक चित्र देख रहे हैं और इस चित्र में कई सारी चीज़ वस्तुएं हैं, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, स्त्रियाँ भी हैं, पुरुष भी हैं। अगर इस चित्र का हमें वर्णन करना है, वैसे तो आप चित्र का वर्णन अच्छी तरह से सीख चुके हैं, जान चुके हैं, समझ चुके हैं, और मैं मानता हूँ कि अब तो आप इस चित्र का अच्छे तरीके से वर्णन भी अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो आइए एक बार उसके बारे में भी कुछ बातें जान लेते हैं। मैं ऐसे कह सकता हूँ कि भाई यह चित्र एक गांव का चित्र है, चित्र में कुछ घर दिखाई दे रहे हैं, चित्र में एक मंदिर दिखाई दे रहा है, चित्र में एक छोटा सा तालाब दिखाई दे रहा है और तालाब के किनारे बैठकर कुछ स्त्रियां कपड़े धो रही है। तालाब के किनारे दो लड़के खेल रहे हैं। तालाब के पास ही खेत है जिसमें एक किसान हल जोत रहा है। साथ ही साथ
खेत के पास ही एक लड़का खड़ा है जो अपने पिताजी की सहाय कर रहा है। पूर्व दिशा में हमें दो वृक्ष देखने को मिल रहे हैं, सूर्य का उदय होता हुआ दिखाई दे रहा है और उस वक्त यानी कि सुबह के वक्त पक्षी भी चहचहाते हुए आकाश में उड़ रहे हैं। तो बाल दोस्तों, ये मैंने मेरी सोच के अनुसार आपको वर्णन सुनाया, लेकिन आपको खुद को ही ये वर्णन करना है और अपनी कॉपी में लिखना भी है। लेकिन अब उसी चित्र को देखकर मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं जो आपको सोचने हैं और मुझे उसके उत्तर दिखाने हैं। आइए फिर से एक बार चित्र को देखते हैं। बाल दोस्तों, यहां पर आप देख रहे हैं कि तालाब के किनारे दो स्त्रियां कपड़े धो रही हैं। अब मेरा आपसे प्रश्न यह है कि हमें तालाब के पानी का उपयोग किस प्रकार से करना चाहिए, या किन बातों के लिए, किन ज़रूरतों के लिए तालाब का पानी हमें उपयोग में लेना चाहिए। क्या इस प्रकार से तालाब के पानी से कपड़े धोने चाहिए? सोचिए, जैसे हमने इस इकाई में देखा कि भाई गांव का तालाब हुआ तो उसमें से खेती भी होने लगी, सिंचाई भी होने लगी, पानी पीने के लिए भी काम में आने लगा, नहाने के लिए भी काम में आने लगा। तो क्या ये पानी स्वच्छ रहेगा? और अगर पानी स्वच्छ नहीं है तो उसका हम किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं? आइए मैं आपको एक कोष्टक दिखाता हूं और उन विधानों को आपको पढ़ना है और सोचना है कि इनमें से हमें पानी का उपयोग किस के लिए करना चाहिए। तो देखिए, तालाब को जलाशय भी हम कह सकते हैं के कुछ उपयोग दिए गए हैं, लेकिन आपको सोचना है कि इनमें से जलाशय के सही उपयोग कौन से हैं और गलत उपयोग कौन से हैं। जैसे कि पहला जो है, जलाशय में से पानी भरना। अब सोचिए, अगर आप जलाशय में से पानी भरकर घर ले जाते हैं तो पीने के उपयोग में लेते होंगे, खाना बनाने के उपयोग में लेते होंगे, तो यह पानी स्वच्छ होगा। तो सही है कि भाई हमें जलाशय में से पानी भरना चाहिए। दूसरा जो विधान है, जलाशय में नहाना। तब सोचिए कि जिस जलाशय का पानी हम पीने के उपयोग में लेते हैं तो क्या हमें उसमें नहाना चाहिए? सोचिए, मैं आप पर छोड़ देता हूं, आपको सोचना है कि भाई हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तीसरा जो विधान है, जलाशय में कपड़े धोना। अभी हमने एक चित्र देखा कि जिसमें जलाशय में कपड़े धोती हुई कुछ स्त्रियां दिखाई दे रही। तो क्या हमें कपड़े धोने चाहिए? अगर हम जलाशय में कपड़े धोते हैं तो पानी कैसा होगा, और वही पानी क्या हमें पीना चाहिए? सोचिए। चौथा जो विधान है, जलाशय में पशुओं को नहलाना। सोचिए, कपड़े धोना, नहाना, अब पशुओं को नहलाना। तब आपको यह तय करना है कि इनमें से कौन सा विधान सही है, कौन सा विधान गलत है, और आप जलाशय का उपयोग किस लिए करना चाहते हैं उसकी सूची बनाकर अपनी कॉपी में आपको लिखनी है। मैं यहाँ पर आपको कुछ विधान दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको इसके अलावा भी आपकी सोच के अनुसार जलाशय का सही उपयोग और जलाशय का गलत उपयोग उसकी सूची बनाकर अपनी कॉपी में लिखनी है। पांचवा जो विधान है, जलाशय में पशुओं को पानी पिलाना। आपने कभी कभार आपके गांव में अगर जलाशय है, तालाब है, तो ऐसे दृश्य भी देखे होंगे कि एक और कोई व्यक्ति पानी का गड़ा भर रहा है या कोई स्त्री पानी का गड़ा भर रही है और दूसरी ओर पशु भी पानी पी रहे हैं। छठा जो विधान है, जलाशय के पानी से खेतों की सिंचाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये हमें सोचना है। सातवां जो विधान है, जलाशय के पानी को मोटर पंप के जरिए गांव के घरों में पहुंचाना। तो क्या हम इस प्रकार से पहुंचा सकते हैं? और आठवां जो विधान है, जलाशय के पानी में ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, जीप जैसे साधनों को धोना। तो बाल दोस्तों, यहाँ पर हमने एक जलाशय या तालाब के उपयोग के बारे में कुछ विधान देखे, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया, अब भी बता रहा हूँ कि उनमें से सही उपयोग कौन सा है और गलत कौन सा है, ये आपको सोचना है और सही उपयोग और गलत उपयोग की सूची बनाकर अपनी कॉपी में लिखनी है। क्योंकि ये समझ भी हमें ज़रूर होनी चाहिए कि जिस पानी का हम अगर पीने के लिए उपयोग कर रहे हैं तो उसमें इस प्रकार का उपयोग नहीं करना चाहिए, और अगर पीने के लिए उपयोग नहीं करते हैं तब भी पानी को स्वच्छ रखने के लिए हमें उसका उपयोग किस प्रकार से करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से दुमदुमा गांव में पानी की दिक्कत थी,
और बगैर पानी के उनके खेत सूख जाते थे, पीने को पानी नहीं था, सब लोग सोचते ही रहते थे और व्याकुल थे, पीड़ित थे, दुखी थे। तो क्या हमें भी इस प्रकार की परिस्थिति का, इस प्रकार की स्थिति का सामना करना अच्छा लगेगा? नहीं ना। हाँ, तो इसीलिए हमें यह भी सोचना है कि हमें पानी को स्वच्छ रखना है, तो किस प्रकार से रख सकते हैं, और साथ ही साथ हमें पानी को बचाना है, तो हम किस प्रकार से पानी बचा सकते हैं। आइए, मैंने आपके लिए एक प्रश्न यहाँ पर रखा है, मैं पहले आपको प्रश्न दिखा देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर आप प्रश्न देख रहे हैं कि पानी की बचत कैसे की जा सकती है। तो बाल दोस्तों, सोचिए जरा। वैसे तो अब आप पानी की बचत के कई सारे उपाय जान चुके हैं, जैसे कि आपके गांव में भी कई सारे चेक डैम बने हुए होंगे, बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, पानी को भूगर्भ में उतारा जाता है। शायद आपके स्कूल में भी इस प्रकार का पानी संग्रह जरूर होता होगा, और इस प्रकार से हम पानी को बचा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी पानी की बचत करने के कई सारे उपाय आपके पास भी है, तो आपको भी ये ज़रूर सोचने हैं और अपने शिक्षक को, अपने माता पिता को ज़रूर बताने हैं कि हम अगर ऐसा करते हैं तो हम ज़रूर पानी को बचा सकते हैं। और पानी की बचत करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब गर्मियाँ शुरू होती है तब हमें पता चलता है कि पानी कितना महत्व रखता है ना। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। हाँ, दूसरा प्रश्न जो है, पानी की बचत क्यों करनी चाहिए। मैंने इसका उत्तर भी आपको दे दिया है कि गर्मियाँ आएगी तब पानी का पता चलेगा कि पानी की बचत हमें क्यों करनी चाहिए। लेकिन मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ कि इसके उपाय, यानी कि हर एक समस्या का उपाय उस व्यक्ति के पास ही होता है, तो आपको भी इसके बारे में ज़रूर सोचना है। तो बाल दोस्तों, इस इकाई के जरिए हम पानी का महत्व तो ज़रूर समझेंगे, साथ ही साथ किसी भी समस्या का सामना करने के लिए हम सब तैयार हैं। उस भाव को हमें इस इकाई से समझना है, और समस्या का सामना आप भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सोचना है और युक्ति प्रयुक्ति के जरिए उस समस्या को हल भी करना है। और अब समय होता है आज के सवाल का, तो आज का सवाल देख लेते हैं। कुदाल को गुजराती में क्या कहते हैं? और आपके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, और विकल्प 1 है पावड़ो, विकल्प 2 है तगारू, विकल्प 3 है तिकम, और चौथा विकल्प है टोपली। आज रात 8 बजे से पहले बताए गए टेलीफोन नंबर पर फ़ोन करके आपको सही उत्तर लिखवाना है, और फ़ोन नंबर आप नोट कर लीजिए: 6 3 5 7 3 9 9 4 5 0। धन्यवाद।